Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 26th of July and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. Okay, आज 26 जुलाई है तो आज हम लोग क्या कोमेमोरेट कर रहे हैं? वी आर कोमेमोरेटिंग आवर 25th ईयर. कब क्या किस चीज़ का? जब हमारा वॉर हुआ था किससे? हमारा जो पड़ोसी देश है क्या पाकिस्तान, ये जो एरिया है जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमारा पार्ट हुआ करता था, उसके साथ हम वॉर लड़े थे कब 99 में. और उस वॉर को क्या नाम दिया गया था? कारगिल. ठीक है, तो उसी को कोमेमोरेट कर रहे हैं कि रिमेंबरिंग द वैलोर ऑफ आवर वॉर हीरोज हु ट्रायम्फ्ड देयर वे टू ए हिस्टोरिक विक्ट्री. और हम लोगों ने हिस्टोरिकली विक्ट्री लिया था किससे? पाकिस्तान से. और क्या नाम दिया था? ऑपरेशन विजय. ऑपरेशन विजय. ठीक है, तो इसको देखेंगे. और आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट है, तो आज का सबसे पहला हेडलाइन हम देखते हैं. हेडलाइन क्या है? द गेम्स आर हेयर, ऑल आइज ऑन पेरिस एंड द ग्रैंड फ्लोटिंग सेरेमनी टुडे. आज से पता है कि क्या शुरू होने वाला है? हमारा समर ओलंपिक शुरू होने वाला है. कहाँ? पेरिस में. इसके बारे में आपको बता दिया गया है. चलिए आपसे फटाफट एक सवाल पूछ लिया जाए कि पेरिस ओलंपिक जो है उसका जो है शुभंकर जो है उसको क्या बोलते हैं, क्या रखा गया, कौन सा कैप है? हिंट दे दे रहे हैं, कैप है ना. आपको हम 1-2 दिन पहले ही बताए हैं. ठीक है, उसके शुभंकर के बारे में कि क्या शुभंकर है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा. ओके, उसका सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जिसमें बोला गया है कि रॉयल्टी ऑन मिनरल्स नॉट टैक्स, है ना. जो मिनरल्स पे जो रॉयल्टी लिया जाता है वो टैक्स नहीं होता है, वो क्या होता है? राइट्स ऑफ स्टेट होता है. इसको भी हम डिटेल में देख लेंगे कि कब से शुरू हुआ, कैसे कैसे शुरू हुआ. उसके बाद की टॉप 500 लाइकली टू गेट कोटा ऑन इंटर्न बेस्ड ऑन CSR फंड. बाकी जसप्रीत बुमराह का एक आज के न्यूज़पेपर में क्या है? इंटरव्यू है जो उनको पसंद करते होंगे, पढ़िएगा, अच्छा लगेगा. ठीक है, बाकी हम अब आते हैं अपने PPT पे जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. सो वेलकम बैक अगेन इन BPSC कॉन्सेप्ट वाला. टुडे इज 26th of July एंड ऑल राइट, द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट कि रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी ऑन मिनरल्स ऑन नॉट टैक्स राइट ऑफ, ये क्या है? राइट ऑफ स्टेट है. सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ रॉयल्टी. रॉयल्टी कहते किसको हैं? रॉयल्टी किसको कहते हैं? तो जो कोई एक तरह का एक पेमेंट होता है, ठीक है, और वो कैसे दिया जाता है? किसी भी चीज़ पे कोई कंपनी है वो लेती है, किस चीज़ पे? वो अपना प्रॉपर्टी पे, या उसका उसमें इंक्लूड करता है उसका कॉपीराइट का काम होता है, फ्रेंचाइजी का या नेचुरल रिसोर्स, ये सब जो होता है उस पर जो वो पेमेंट लेती है ना, उसी पे वो क्या करती है? रॉयल्टी कहते हैं. like payment made to an individual or a company for ongoing use of their property including copyright works, franchisee and natural resources. जैसे आपने कोई एक कंपनी शुरू किया, ये कंपनी शुरू किया, कोई फूड बेवरेज का कंपनी है. आप क्या किए कि हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, वहाँ चाहते हैं कि सेम कंपनी है, इस कंपनी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसी कंपनी का नाम शुरू करके हम करना चाहते हैं. तो पैसा कौन खर्च करेगा? हम दूसरे शहर में जो है वो पैसा खर्च करेगा, लेकिन आप क्या लेंगे? इससे रॉयल्टी लेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांड बनाया गया है वो आपके द्वारा बनाया गया है, तो वो पेमेंट जो है वो आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? अपने कॉपीराइट का, फ्रेंचाइजी जो दे रहे हैं उसके लिए लिया जा रहा है, अपना वैल्यू का. ठीक है, और ये कलेक्ट किया जाता है किससे? टेंजिबल से और नॉन टेंजिबल एसेट दोनों से क्या रॉयल्टी लिया जा सकता है ना. टेंजिबल आइटम्स और नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट. एग्जाम में आ जाएगा कि रॉयल्टी कैन बी चार्ज बाई टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल जिसको बोलते हैं, बोथ और नन ऑफ द अबव. तो आपको क्या करना है? टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट दोनों से हम कलेक्ट करते हैं क्या? रॉयल्टी. जैसे अगर कोई गाना है तो गाना को आप छू के तो देख नहीं सकते ना, बस सुन सकते हैं, तो वो क्या है? इनटेंजिबल है, वो एक एसेट है ना, उससे भी लिया जाता है. तो भैया ध्यान में रखिएगा. तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसेंट है जिसमें क्या 8-1 मेजोरिटी से 9 जजेस का बेंच लगा था, जिसमें 8 जज एक तरफ का जजमेंट दिया और 1 जज जो थे वो डिनाई किए. ठीक है, वो हम देखते हैं कि अगला आर्टिकल है कि माइनिंग एंड पावर ऑफ स्टेट, है ना. क्या बोला गया है कि रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है. ठीक है, स्टेट हैव द पावर टू टैक्स माइनिंग एक्टिविटी. स्टेट के पास पावर है कि टैक्स माइनिंग एक्टिविटी जो भी होता है उसमें पावर किसका होता है? स्टेट का होता है. हाउ डिड दिस लॉन्ग प्रिटेंडिंग मैटर रीच 9 जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. 9 जज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, इशू क्या था वो हम डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले क्या था कि इंडियाज स्टेट हैव द पावर टू टैक्स माइनिंग एक्टिविटी एंड कलेक्टिंग रॉयल्टीज फ्रॉम द माइनिंग लीज होल्डर्स. क्या होता था कि लीज माइनिंग करने के लिए क्या है, ये एक पीस ऑफ लैंड है जिसके नीचे पता है कि मिनरल्स है, तो क्या किया जाता था कि जो लैंड है उसको लीज पे दे दिया जाता था,
और जो लैंड लीज पे लेता था, ये पूरा जो लैंड है, मान लीजिए ये जो पूरा आपको जो फोटो दिखाया गया जो माइनिंग का एरिया है, एक पहले तो ऊपर एक लैंड होगा, नीचे हम क्या किए माइनिंग करके, और नीचे से हम ये क्या कर रहे हैं निकाला जा रहा है माइन करके। तो जो लैंड होता था उसको लीज दिया जाता था, और जो लीज होता था, जो आदमी लीज लेता था उसको बस सरकार को क्या करना पड़ता था, रॉयल्टी पे करना पड़ता था। बाकी माइनिंग से जो भी हुआ वो किसके पास गया पैसा, वो गया जिसके जो लीज वो लैंड का लिया है उस पर। तो वही बताया जा रहा है कि रॉयल्टी फ्रॉम द माइनिंग लीज होल्डर इज इंटायरली सेपरेटेड from and does not interfere with the power to impose taxes, and nine judge constitutional bench ruled on Thursday। क्या कहा गया, फॉलोइंग द जजमेंट स्टेट कैन जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, जो स्टेट है जो हमारा राज्य है उसका एक एडिशनल रेवेन्यू होगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस ऑन माइनिंग एक्टिविटी, कि जो भी माइनिंग एक्टिविटी है उस पर स्टेट टैक्स लगा सकती है, ना कि पहले जैसा कि क्या कि बस रॉयल्टी लिया जाता था उससे। एंड ऑन द लैंड यूज टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी। अब ये केस देखते हैं, पुराना केस क्या है, जो केस है वो है मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का वर्सेस क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, है ना, विच हैज़ बीन पेंडिंग फॉर मोर देन ए क्वार्टर सेंचुरी, है ना, 25 साल के आसपास से पेंडिंग था। वॉज डिसाइडेड बाई 8-1 स्प्लिट, है ना। आपको क्या बताया कि 9 जजेस का बेंच बना गया था, जिसमें 8 जज जो थे वो एक तरफ वो अपना जजमेंट दे कि हाँ टैक्स लेना चाहिए, और एक जज जो हैं उनका जजमेंट इन 8 से अलग था। इसी को क्या बोलते हैं, 8-1 स्प्लिट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ऑथर्ड द मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन फॉर हिमसेल्फ एंड जस्टिसेस। बाकी जो जस्टिस थे वो कौन कौन से थे, याद रखिएगा, कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ जाएगा कि 8-1 जो जज का जो बेंच था 9 जजेस बेंचेस में, आप उनका नाम बता दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि D.Y. चंद्रचूड़ थे, चीफ जस्टिस हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका ऋषिकेश रॉय, है ना, अभय के ओका, JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जवल भूयान, सतीश चंद्रा शर्मा एंड अगस्टाइन जॉर्ज मसीह, जस्टिस BV नागरत्ना। जो जस्टिस BV नागरत्ना थी वो उनका डिसेंटिंग ओपिनियन था। ये 8 जजेस से इनका जो ओपिनियन था वो अलग था, किनका, जस्टिस BV नागरत्ना। तो आपको ये जस्टिस BV नागरत्ना जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा कि 9 जजेस बेंचेस में 8-1 जो स्प्लिट जजमेंट आया था, जिसमें 1 जो जिनका डिसेंडिंग ओपिनियन था वो कौन थी, जस्टिस BV नागरत्ना। ओके, अब ये बात ये हम लोग देखते हैं कि हाउ डिड दिस मैटर रीच द 9 जज बेंच, कि ये जो मैटर है वो 9 जज बेंच पे कैसे पहुंच गया। तो रॉयल्टी के बारे में बोल देता है, रॉयल्टी रेफर टू द फी पेड टू द ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू यूज दैट प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है रॉयल्टी के बारे में, कि रॉयल्टी के बारे में बोला जाता है कि जो पैसा पे किया जाता है, जो फी पे किया जाता है, कोई चार्ज पे किया जाता है, किसको, ओनर को, ऑफ द प्रोडक्ट इन एक्सचेंज ऑफ राइट टू यूज, कि उस पर आप राइट टू यूज कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए राइट टू यूज के लिए जो पैसा दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ मूवी स्टूडियो वांट्स टू यूज एग्जिस्टिंग पीस ऑफ म्यूजिक बाई ए स्पेसिफिक आर्टिस्ट इन देयर न्यू फिल्म, दे विल हैव ए पे टू रॉयल्टी फी दैट गोज टू द आर्टिस्ट। जैसे आप यूट्यूब पे कोई गाना, आप कुछ रील बनाते होंगे या कहीं कभी कोई वीडियो बनाते हैं, उसमें कोई गाना चल जाता है तो कॉपीराइट का आ जाता है। कॉपीराइट किस लिए आता है, क्योंकि जो गाना बनाया है, जिसको वो दिया है चलाने के लिए, वो उससे रॉयल्टी लेता है। अब हर जगह वो चलेगा तो इस यहाँ पे कोई जाके देखेगा ही नहीं, तो उसको फ़ायदा क्या हो, वो तो बिना मतलब का पैसा पे करेगा ना। दैट्स वाई कॉपीराइट का इशू आ जाता है। सेम लाइक अब आते हैं हम टेक्निकली इस लॉ के जो टेक्निकलिटी में, तो देखते हैं क्या कि सेक्शन 9 जो है किस चीज़ का, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में जो आया था, MMDRA क्या है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में। ये 2 बार अमेंड हो चुका है, 15 और 16 में। उसके सेक्शन 9 में क्या बोला गया है कि दोज हु ऑब्टेन लीजेस टू कंडक्ट माइनिंग एक्टिविटी, है ना, कौन, लीज जो लेते हैं कंडक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी करने के लिए आपको लैंड लेना पड़ेगा। लैंड तो शुरू में ऊपर में क्या रहेगा, खाली रहेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, उस लैंड को लीज पे लेंगे और उसमें क्या करेंगे, माइनिंग एक्टिविटी शुरू करेंगे। वो क्या करते थे, पे रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट टू एनी मिनरल रिमूव्ड। कोई भी मिनरल निकाला जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में क्या करते थे, रॉयल्टी पे करते थे टू द इंडिविजुअल और द कारपोरेशन। या तो कोई पर्सनल आदमी लिया है वो पे करता था, या तो कोई कंपनी या कारपोरेशन है वो ले जो हु लीज टू लैंड टू देम, और जो जिसके नाम पे लीज है लैंड का उसको वो देता था रॉयल्टी। अब ये बात कर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज होता है कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज इंटायरली लीजिंग द लैंड टू द लीज होल्डर, डज दिस मेक रॉयल्टी अंडर द MMDRA ए फॉर्म ऑफ टैक्स। कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कोई इंटायरली लीजिंग द लैंड टू ए लीज होल्डर, कोई एक लीज होल्डर को लैंड दे देती है, तो क्या वहाँ पे रॉयल्टी जो है MMDRA एक्ट के हिसाब से एक टैक्स में है। यही क्वेश्चन था जिसके कारण वो 9 बेंच सुप्रीम कोर्ट में गया, बस ये ध्यान रखना है। अब ये देखते हैं कि पहला बार क्वेश्चन कब आया था, कि फर्स्ट टाइम जो है इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु
1989 में सबसे पहले ये बात उठा था, जिसमें 7 जज बेंच का 7 जज बेंच जो है, ठीक है, हर्ड चैलेंज बाय द कंपनी टू ए तमिलनाडु एक्ट प्रोसेस। क्या किया था कि 7 जज बेंच जो है वो ये चैलेंज को सुना गया था उनके द्वारा बाय ए कंपनी टू ए तमिलनाडु बाय इम्पोजिंग ए सेस। सेस क्या होता है? इट टैक्स लिवाइड इन एडिशन टू द नॉर्मली टैक्सेबल अमाउंट, कि कोई भी एक टैक्सेबल अमाउंट पे एडिशनल टैक्स जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेस। आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज किसको कहते हैं आपको ये बताना है। सेस तो हम आपको बता दिए कि ए टैक्स लेवीड इन एडिशन टू द नॉर्मली टैक्सेबल अमाउंट। जैसे आप कोई एक कोई बिस्किट खरीदे, उस पर एक टैक्स अमाउंट लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई बिस्किट पे गवर्नमेंट बोल रही है कि ये स्पेशल बिस्किट खरीदने पे आपको एक और टैक्स दिया जाएगा, सेस लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिस्किट जो है बस एलीट क्लास खाते हैं। तो जो टैक्स पे टैक्स लिया जाता है दैट इज कॉल्ड सेस। यू हैव टू टेल इन द कॉमेंट बॉक्स व्हाट इज सरचार्ज, है ना। तो क्या बोला गया कि उसमें 1989 में जो इंडिया सीमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो केस था उसमें 7 जज बेंच का जो उसमें बोला गया कि इम्पोजिंग ए सेस इन रिलेशन टू नॉर्मली टैक्सेबल अमाउंट ऑन लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग रॉयल्टी। अब बात क्या हुआ कि द कोर्ट जो ये सब चलते रहा, इम्पोज टैक्सेस ऑन माइनिंग एक्टिविटी, इट इज सेड द सेंटर हैड ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर। कोर्ट क्या बोला कि कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट्स ओनली हैव द पावर टू कलेक्ट रॉयल्टी। बोला कि जो पावर है, अथॉरिटी है रॉयल्टी कलेक्ट करने का, वो किसका? स्टेट का। क्यों? क्योंकि लैंड किसका, किसके टेरिटरी में लैंड आ रहा? स्टेट का। तो उस पर जो रेवेन्यू आएगा वो किसका? स्टेट का। दैट्स वाई क्या बोला गया कि स्टेट ओनली हैव द पावर टू कलेक्ट रॉयल्टी, नॉट टू इम्पोज टैक्स ऑन माइनिंग एक्टिविटी। आप बस रॉयल्टी ले सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटी पे टैक्स नहीं लगा सकते। कौन नहीं लगा सकता? स्टेट। बट इट इज सेड दैट सेंटर है ओवर राइडिंग अथॉरिटी ओवर रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट। यहाँ पे जो एक्ट आया था, है ना, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, उसमें क्या बोला गया कि सेंटर जो ओवर राइड करा अथॉरिटी को, और क्या बोला कि एंट्री 54 के हिसाब से यूनियन लिस्ट टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ MMDRA इन दिस केस एंड दैट स्टेट डू नॉट हैव द पावर टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट, राइट। बी आर ऑफ द ओपिनियन ऑफ द रॉयल्टी इज ए टैक्स। अब यहाँ पे ये दिक्कत हो गया कि जो रॉयल्टी लिया जा रहा है वो टैक्स है या फिर एंड सच अ सेस ऑन अ रॉयल्टी बीइंग ए टैक्स ऑन रॉयल्टी इज बियॉन्ड द कॉम्पिटिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिकॉज ये सीरियल 9 जो है, सीरियल नंबर 9 जो है, सेंट्रल एक्ट कवर द फील्ड। क्या बोला गया कि स्टेटमेंट में कि रॉयल्टी जो है क्या है, वो पहले बोला गया कि टैक्स है। स्टेटमेंट में क्या बोला कि रॉयल्टी इज ए टैक्स, हाउएवर ट्रिगर्ड इवेंट दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसी के कारण कि रॉयल्टी को जो टैक्स बताया गया, इसी कारण जो 9 जज का बेंच बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया, फॉर्मेशन किया गया। 2004 में सिमिलर केस कहाँ हुआ था? स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड में। उसमें 5 जज बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसमें क्या बोला गया कि जो जजमेंट दिया गया था पहले वाला, उसमें टाइपोग्राफिकल ईरर था। उसमें लिखना क्या चाहिए था कि रॉयल्टी इज ए टैक्स शुड बी रीड एज सेस ऑन रॉयल्टी इज ए टैक्स, कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, रॉयल्टी पे जो हम सेस लगा रहे हैं ना, दैट इज ए टैक्स। सेस ऑन रॉयल्टी इज ए टैक्स। वो क्या बोला गया कब? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड में बोला गया कि जो इंडिया सीमेंट का जो केस था उसमें जो एक क्या हो गया, टाइपोग्राफिक एरर हो गया। उसमें लिखना क्या चाहिए था कि सेस ऑन रॉयल्टी इज ए टैक्स, और लिख क्या दिया गया? रॉयल्टी इज ए टैक्स। ठीक है। अब क्या बोला गया कि द कोर्ट सेड द वर्ड सेस ऑन, जो सेस ऑन जो था, अपीयर टू हैव द इनएडवर्टली और इररलेसली ओमिटेड बाय टाइपिंग इन द जजमेंट, टेक्स्ट ऑफ द जजमेंट। कि जब जजमेंट का टेक्स्ट लिखा जा रहा था, टाइप किया जा रहा था, उसमें टाइपर इरर के कारण सेस ऑन जो था वो ओमिट हो गया, रह गया, छूट गया इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ। और देयर लॉर्डशिप हैव हेल्ड द रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स। ठीक है। ये इसी तरह का केस चला। उसके बाद 11 में फिर से क्या हुआ कि फास्ट फॉरवर्ड टू अब हम 11 पे आते हैं। ये मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी केस हुआ, कोर्ट में ऑलरेडी 12 साल से चल रहा था, है ना। उसमें क्या हुआ, इनटू हियरिंग ए चैलेंज टू बिहार लॉ इम्पोजिंग सेस ऑन लैंड रेवेन्यू, है ना। आपको पता है कि बिहार में जो है सरकार के पास रेवेन्यू का चांसेस क्या है, कुछ नहीं। यहाँ लिखकर बंद कर दिया गया, तो एक मेजर अमाउंट ऑफ एक चंक जो था, जो पैसा आता था रेवेन्यू के रूप में, वो बंद हो गया। तो सरकार क्या करेगी, इधर उधर ही टैक्स मारेगी। तो मिनरल्स पे टैक्स मारना शुरू किया। आपको बताना है कि हमारा जो मिनरल्स है कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है। बिहार में कौन सा एरिया है और कौन सा मिनरल्स है जहाँ सबसे ज़्यादा खनन किया जाता है। ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम मिनरल बेयरिंग, यही सब केस बन गया केशोराम इंडस्ट्री और इंडिया सीमेंट का। ठीक है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि सो वाई डिड द मेजोरिटी ऑफ थर्सडे डिसीजन होल्ड द रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स। ठीक है। तो इसमें बोला गया कि मेजोरिटी हेल्ड दैट रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स। बोला गया कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देर इज ए कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड टैक्स।
ठीक है। क्या बोला गया कि रॉयल्टी एंड टैक्सेस, रॉयल्टी जो होता है बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, माइनिंग लीज होल्डर और लेजर के बीच में। जो माइनिंग के लिए लीज लिया वो, और जो लेजर है द पर्सन हु लीजेस द प्रॉपर्टी, जो पर्सन जो प्रॉपर्टी को लीज दे रहा है। सपोज आपका कोई किसी चीज़ पे कॉपीराइट है, आप कोई गाना बनाए तो वो आप क्या हो गए, लेजर हो गए। और किसी को लीज दे दिए, जो हम जैसे हम फिल्म बना रहे हैं, आप बनाए गाना, हम बना रहे फिल्म, तो हम क्या हो गए, लीज होल्डर, आप क्या हो गए, लेजर। उसी तरीके से जिसका लैंड है ना, वो क्या हो गया, लीजर द पर्सन हु लीजेस द प्रॉपर्टी। और वो कौन सा हो गया, जो लीज ले रहा है, हु कैन इवेन ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, वो यही है कंसेप्चुअल डिफरेंसेस रॉयल्टी और टैक्स में। और टैक्स क्या होता है, टैक्स जो होता है मीन फॉर पब्लिक पर्पस सच एज वेलफेयर स्कीम, क्रिएटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। आप रॉयल्टी के पैसे को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक के वेलफेयर में नहीं लगा सकते, वो आपका पैसा हो गया। लेकिन अगर आप टैक्स ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए, पहले तो प्राइवेट कोई टैक्स ले नहीं सकता, लेकिन प्राइवेट पर्सन कैन, है ना, ले भी रॉयल्टी, है ना। आप रॉयल्टी ले सकते हैं किसी चीज़ के लिए। लेकिन आप कहीं सुने हैं कि कोई प्राइवेट आदमी टैक्स ले रहा है, वो क्या होता है, इलीगल होता है ना। टैक्स कलेक्शन इज इलीगल। टैक्स कौन कलेक्ट करती है, कोई भी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, बस उसी के पास ये हक है कि आपसे वो टैक्स कलेक्ट करे। तो टैक्स किस लिए बना गया है, टैक्स इज मीन फॉर पब्लिक पर्पस, इसलिए तो आपके पॉकेट से लिया जाता है और आपके ही के लिए काम किया जाता है। मीन फॉर पब्लिक पर्पस सच एज वेलफेयर स्कीम, क्रिएटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर द पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज इज टू बी लेसर एक्सचेंज फॉर पार्टिंग विद द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द मिनरल। इसीलिए ये बोला गया थर्सडे को कि रॉयल्टी इज ए नॉट ए टैक्स, बिकॉज देयर इज ए कंसेप्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन रॉयल्टी एंड टैक्स। समझ में आ गया होगा आपको रॉयल्टी और टैक्स में जो डिफरेंस होता है। अब अगला सवाल क्या है कि व्हाई डिड द कोर्ट फाइंड द स्टेट हैव द पावर टू टैक्स मिनरल डेवलपमेंट। अब ये दूसरा एस्पेक्ट है कोर्ट का, बोला गया कि वेदर स्टेट हैव द पावर टू टैक्स मिनरल डेवलपमेंट एक्टिविटी, कि पावर किसका, जमीन किसका, सरकार का। कौन सा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसके अंदर से जो खनिज निकलेगा, जो मिनरल्स निकलेगा, वो किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। तो टैक्स कौन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट। सेम एज वही बोला गया वहाँ कि वेदर द सच टैक्सेस आर द सोल प्रोविंसेस ऑफ द सेंटर अंडर MMDRA, द फ्रिक्शन कैन बी ट्रेस्ड फॉर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में ये जो है ट्रेस्ड मिला। ठीक है, क्या मिला कि अंडर द स्टेट लिस्ट स्टेट्स आर गिवन द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग टू टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन इम्पोज्ड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ रिलेटिंग टू द मिनरल डेवलपमेंट। कहाँ लिखा गया है, एंट्री 50 में क्या लिखा गया है कि जो अंडर द स्टेट लिस्ट स्टेट्स आर गिवन द एक्सक्लूसिव पावर, स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बना सकता है किस चीज़ पे, कि मिनरल राइट का कोई भी सब्जेक्ट है जिस पे वो टैक्स बना रह सकता है। एनी लिमिटेशन जो है वो क्या है, इम्पोज बाई पार्लियामेंट उस पर कोई लिमिटेशन भी लगा सकती है बाई लॉ रिलेटेड टू मिनरल डेवलपमेंट से लेके, है ना। However, entry 54 of Union list gives the center to power regulation of minerals and minerals development to extent to which is declared by parliament by law to expenditure of the public interest। अब आपको समझ में आ गया होगा सारा केस क्या है। बाकी आपको बस ये बता दे रहे हैं कि ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा हमारे BPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, UPSC वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वही मेंस के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्या है कि वाई डिड जस्टिस नागरत्ना, उनका डिसेंट क्यों था, कि जस्टिस नागरत्ना डिसएग्री क्यों हुई, कि मेजोरिटी ऑन बोथ दिस कोर्ट्स शी हेल्ड दैट रॉयल्टीज अंडर MMDRA मस्ट बी कंसीडर्ड एज ए टैक्स। वो बोली कि जो MMDRA के अंदर जो रॉयल्टी आ रहा है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, टैक्स। बट रेस्ट ऑफ द 8 जजेस हैव डिनाइड, दे सेड दैट कि रॉयल्टी इज ए नॉट ए टैक्स, बिकॉज क्या बोले वो कि कंसेप्चुअल डिफरेंस के कारण। बट नागरत्ना बोली क्या, कि जस्टिस नागरत्ना बोली कि नहीं, अगर MMDRA के अंदर रॉयल्टी लिया जा रहा है तो उसको हम टैक्स ही कंसिडर करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। सी हेल्ड दैट द पर्पस ऑफ MMDRA वाज टू स्पर मिनरल डेवलपमेंट, है ना, एंड माइनिंग एक्टिविटी। These aims would be defeated if the state were given to power to impose additional taxes, levies, cess, etc. on the tap of royalty they collect. Nagaratna क्या बोली, also held that states' power to impose taxes were denuded after the MMDRA was passed. It gives a state the power to collect taxes in the formal form of royalty and otherwise give parliament and the center complete control over mineral development. कि state को तो दिया ही गया था ना कि आप अपने हिसाब से उस पर क्या कर सकते हैं, कलेक्ट टैक्स कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, है ना। आप उसी को आप टैक्स बोल रहे हैं ना, तो वो उसी को मान ली कि जो रॉयल्टी के रूप में जो आप पैसा ले रहे हैं वही क्या है, टैक्स है। अदरवाइज पार्लियामेंट भी है जो क्या करता है, सेंटर जो है कंप्लीट कंट्रोल ओवर मिनरल डेवलपमेंट। लास्टली सी हेल्ड दैट एंट्री 49 ऑफ स्टेट लिस्ट डज नॉट गिव स्टेट द पावर टू टैक्स मिनरल बेयरिंग लैंड, है ना। अगर टैक्स बेयरिंग मिनरल लैंड है तो वो किसके फेवर में चला जाता है, सेंटर के फेवर में। सो दिस वाज द केस एंड दिस वाज द स्प्लिट वर्डिक्ट ऑफ 8-1
जजमेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने कारगिल पे। आज हम 25वां साल मना रहे हैं जब हम कारगिल का जो वॉर हुआ था, कब हुआ था? मई से जुलाई तक चला था 99 में। और ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 3 मई को शुरू हुआ था और 26 जुलाई को हम पाकिस्तान पे जीत हासिल कर लिए थे। कब? 1999 में। आपसे पूछा जाए कि कारगिल कितना दिन तक ये वॉर चला, तो ये चला 2 महीना 2 मंथ 3 वीक एंड 2 डेज। 3 वीक एंड 2 डेज, 3 महीना 2 सप्ताह और 2 महीना 3 सप्ताह और 2 दिन तक ये वॉर चला। मई टू जुलाई 1999 इंडिया और पाकिस्तान से हमारा वॉर हुआ था। और इसमें कहाँ पे हुआ था? ये जो कारगिल एरिया है, ये देख रहे होंगे आप, इसको जूम कर दे रहे थोड़ा। ये जो कारगिल एरिया है ये कहाँ पे है? पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा क्या चला गया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय और एक ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर, जिसपे मूवी अभी हाल में बना गया। पंकज त्रिपाठी और श्रीदेवी की जो लड़की हैं, क्या नाम है उनका, भूल रहे हैं, उन पे जो मूवी आई थी वो ऑपरेशन सफ़ेद सागर को ही दिखाया गया था। और ऑपरेशन विजय के पे भी मूवी बनी है, शायद गदर है ना, नहीं गदर नहीं, वो बॉर्डर राइट। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? हमारा जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है, उसके द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन विजय जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे ये द्रास जगह है। दिस द्रास प्लेस इज़, यहाँ पे क्या बनाया गया है? कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। कारगिल वॉर मेमोरियल क्यों बनाया गया है? टू रिमेंबर द वेलोर ऑफ आवर सोल्जर्स, अगर हम जो भी हमारे देश के लिए जान दिए उनके लिए बनाया गया है। आपको ये बताना है कि हमारे जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, और कारगिल के समय में जो थे, आपको ये बताना है कि कारगिल वॉर के समय हमारे पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आपको ये बताना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 25 साल हो गया। अब आते हैं रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ एंग्लिसिजेशन। राष्ट्रपति भवन रीनेम्स 2 हॉल्स। व्हाट इज एंग्लिसिजेशन? क्या होता है? एंग्लिसिजेशन का मतलब क्या होता है कि कल्चरल एसिमिनेशन वेयर समथिंग नॉन इंग्लिश बिकम एसिमिलेटेड इनटू आवर कल्चर। ठीक है, तो उसी को क्या कर रहे हैं, जो उसका जो ट्रेसेस पाया जा रहा है, जो हमारे कल्चर से अलग था, वो जो हमारे कल्चर में एसिमिलेट हो गया था, उसको हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। और राष्ट्रपति भवन में क्या किया गया कि 2 हॉल को नाम जो है बदल के चेंज कर दिया गया। उसमें क्या नाम था? एक था दरबार हॉल। दरबार हॉल को नाम बदल के क्या रख दिया गया? गणतंत्र मंडप। और दूसरा जो था अशोक हॉल था। अशोक हॉल का नाम अशोक रखा गया, लेकिन हॉल को नाम बदल के क्या कर दिया गया? मंडप। ठीक है, आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे 75वें इंडिपेंडेंस डे पे मुगल गार्डन जो है, कहाँ, पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट हाउस में, वहाँ जो मुगल गार्डन है उसका नाम क्या कर दिया गया था? अमृत उद्यान। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन थर्सडे अनाउंस दैट कि राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है और अशोक हॉल है उसका नाम क्या हो जाएगा? गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रिस्पेक्टिवली। द दरबार हॉल का काम क्या था? इज द वेन्यू ऑफ इंपॉर्टेंट सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशन सच एज प्रेजेंटेशन ऑफ नेशनल अवार्ड, है ना। दरबार हॉल में क्या किया जाता था? जैसे कुछ जो सेरेमनीज होता है, इंपॉर्टेंट सेरेमनीज सेलिब्रेशन मनाया जाता है, जैसे उसमें क्या नेशनल अवार्ड दिया जाता था। अशोक हॉल का बात करें तो ओरिजिनली ये वॉल रूम क्या होता है? एक लंबा सा हॉल होता है जिसमें कुछ इवेंट किया जाता है, उसी को वॉल रूम बोलते हैं। नाउ यूज फॉर स्पेशल इवेंट्स। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? दरबार हॉल को क्या बोल दिया गया? गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल को क्या बोल दिया गया? अशोक मंडप। ये क्या बोला गया कि देयर हैज बीन ए कंसिस्टेंट इंडेवर टू मेक ए एम्बियंस ऑफ राष्ट्रपति भवन रिफ्लेक्टिव टू द इंडियन कल्चर, वैल्यू एंड इथॉस। ये कहाँ लिखा गया? रीड ए स्टेटमेंट इशूड बाय राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में दिया गया, रीजन बताया गया कि क्यों किया गया, कि हम अपने जो राष्ट्रपति, हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके वैल्यू और इथोस को हम कमेमोरेट करना चाहते हैं, वो हम दिखाना चाहते हैं अपने एम्बियंस में, इसलिए। द टर्म दरबार जो है वो क्या रेफर करता है? कोर्ट को या असेंबली को। दरबार का मतलब ये मुगल इरा का बात है, जब दरबार लगा करता था उसको क्या हम बोलते थे? कोर्ट या असेंबली। ठीक है, वंस हेल्ड बाई रूलर्स। इट लॉस्ट रिलेवेंस आफ्टर इंडिया बिकेम रिपब्लिक। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो क्या होगा? दरबार का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या हो गया? इर्रिलेवेंट हो गया और हम क्या बन गए? गणतंत्र, रिपब्लिक।
ये भी कहाँ बोला गया, स्टेटमेंट एडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिपब्लिक इज डीपली रूटेड इन इंडियन सोसाइटी सिंस द एंशिएंट टाइम्स मेकिंग गणतंत्र मंडप, कि गणतंत्र मंडप क्यों किया गया, दरबार को हटा के गणतंत्र क्यों किया गया, इसी का क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि दरबार वर्ड वाज यूज्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, व्हेन वी इंडिपेंडेंट वी गॉट द इंडिपेंडेंस वी आर गणतंत्र, और गणतंत्र वर्ड जो है वो क्या से डीपली रूटेड इन इंडियन सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम्स मेकिंग गणतंत्र मंडप। और द वर्ड अशोका ये क्या दिखाता है, ये कैनोट्स समवन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द सफरिंग, कोई ऐसा जो अपना जितना भी सफरिंग है, दुख तकलीफ है, सबसे क्या हो गया, फ्री हो गया। और इज बी ये बेयरफिट ऑफ एनी सॉरो, ऑल्सो इट रेफर्स टू एम्परर अशोका द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सेट द राष्ट्रपति भवन स्टेटमेंट कि अशोक हॉल को अशोक मंडप ही क्यों किया गया, कि अशोक का मतलब क्या बताया गया कि वैसा जो सब अपने दुखों से ऊपर आ चुका है उसको अशोक कहते हैं, या तो अपने दुख से ऊपर आ चुका है, या उसको वो जो हमारा अशोक जो थे एम्परर अशोक उसको भी रेफर करता है। बात करते हैं कि नेशनल एम्बलम ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जो हमारा लाइन कैपिटल है वहाँ से लिया गया, लाइन कैपिटल से अशोकन पिलर एट सारनाथ। The word also refers the Ashokan tree, which also deep significant in Indian religious tradition as well as art and culture, according to the statement. Renaming Ashoka Hall as Ashok Mandap brings uniformity in language and removes the traces of Anglicization while upholding the key value associated with the word Ashok. ठीक है, रिएक्टिंग टू रीनेमिंग इन द टू हॉल कांग्रेस, ये सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है कि लास्ट जनवरी में द डे बिफोर द हिस्टोरिकल मुगल गार्डन वेर ओपन टू द पब्लिक, द राष्ट्रपति भवन अनाउंस दैट इट वाज गिविंग इट ए कॉमन नेम ऑफ अमृत उद्यान। बस हमारे लिए इतना ही जरूरी था, ये बस ध्यान रखिएगा कि दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप किया गया है। रीजन भी आपको पता है, अगर आपको कहीं मेंस में लिखना होगा कि तो आप लिख सकते हैं कि हम अपने कल्चर को कैसे हम लोग रिमूव कर रहे हैं, एंग्लिशिजेशन को, और अपने कल्चर इथोस को हम क्या कर रहे हैं, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि दरबार जो था एक वर्ड हुआ करता था जो बिफोर इंडिपेंडेंस यूज करता था, जो कोर्ट के लिए रेफर करता था, बट नाउ वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, वी आर रिपब्लिक, सो वी आर गणतंत्र। सो इसी को कमोमरेट करने के लिए दरबार हॉल को हम क्या कर दिए, गणतंत्र मंडप का नाम दिया गया। और अशोक हॉल को भी अशोक मंडप क्यों किया गया, कि अशोक का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग एटसेट्रा। और ये आल्सो किसको कमोमरेट करता है, एम्परर अशोका को। ठीक है, अब आते हैं कि हाउ केरला टीम बैटल ब्रेन ईटिंग अमीबा डिजीज। आपको हम पहले बताएंगे ब्रेन ईटिंग अमीबा डिजीज क्या होता है। ये एक PAM प्राइमरी अमीबा मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस के कारण होता है। ठीक है, डेडली प्राइमरी, इसको जूम कर दे रहे हैं, क्या है कि केरला में जो है एक 14 साल का लड़का है जिसका नाम क्या है, अफनान, है ना। वो कहाँ का है, थिकोडी इन केरला, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज ऑफ द 11 पीपल। पूरे दुनिया में, ठीक है, नॉट इन इंडिया ओनली, पूरे दुनिया में 11 लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा से बचे हैं। उसमें से एक लड़का जो है हमारे इंडिया का, केरला का है, अफनान जसीम, है ना। वो भी रिकवर कर चुका है, किससे, ब्रेन ईटिंग अमीबा से। वो कैसे किया उसके बारे में लिखा हुआ है। हमको, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर आवर प्रीलिम्स एग्जाम कि ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये एक डेडली डिजीज है। वो किसके कारण हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीबक, PAM बोलते हैं, प्राइमरी अमियोबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा जिसको बोलते हैं डिजीज विद द क्या है, जो इसका जो ये मरने का जो चांसेस है वो 97% होता है। ठीक है, PAM इज कॉज्ड बाई किसके बार, ये PAM जो है, जो ये डिजीज है प्राइमरी अमियोबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस, वो किसके कारण हो जाता है, कॉज्ड बाई नेग्लेरिया बिफोरी एज ए अमीबा फाउंड इन सॉइल, या कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है, या तो साफ पानी, रिवर, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा में। तो जो केरला में है, आपको पहले भी एक केस आया था जिसमें वहाँ उनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था, लेकिन अफनान जो है वो रिकवर कर गया। वो कैसे किया उसी के बारे में बोला गया है कि जनरली 1 से 18 दिन में इसका सिम्टम आता है ना, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इपिलेप्सी हो जाता है। इपिलेप्सी का क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको समझाते हैं लेमन की भाषा में, जिसको बोलते हैं ना मिर्गी आना। जब इसका ये क्या है, अगर कोई कॉमन आदमी है जिसका कभी फैमिली हिस्ट्री में एपिलेप्सी का शिकायत नहीं है, अगर उसको एकाएक आने हो, मिर्गी आने लगा है ना, सीजर्स आने लगे, तो आप एक बार जाके डॉक्टर से मिलिए, इट माइट बी ये ब्रेन ईटिंग अमीबा।
ठीक है। तो वही बोला गया कि इनके फादर देखे कि इनके फैमिली हिस्ट्री में किसी को एपिलेप्सी या सीजर्स का बीमारी नहीं था, इसको कैसे होगा। तो वो कहीं सोशल मीडिया पे देखे थे स्क्रॉल करते समय, तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर वही बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी इनका ट्रीटमेंट हो गया। एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट क्या था कि ब्रेन ईटिंग अमीबा किसके कारण होता है, PAM है ना, प्राइमरी अमियोबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस। चलिए आप और बताइएगा, अमीबा से होने वाला और डिजीज़ जो है उसको पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में अगर मन करे तो जवाब दीजिएगा, आप ही के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगला जवाब चलते हैं, अगला एक्सप्लेनिंग में देखते हैं हेल्थ के बारे में कि लिस्टेरियोसिस आउटब्रेक इन US एंड कनाडा, व्हाट डू यू नीड टू नो। हम लोगों को क्या जानना चाहिए, लिस्टेरियोसिस क्या होता है। आपको बता दें कि लिस्टेरिया जो है एक बैक्टीरिया है, लिस्टेरिया जो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, पेन से लिख दे रहे हैं, लिस्टेरिया। लिस्टेरिया क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसके कारण जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं, लिस्टेरियोसिस। इसमें क्या होता है कि पहले तो देख लेते हैं क्या कि 2 सेपरेट आउटब्रेक ऑफ लिस्टेरियोसिस एंड इन्फेक्शन कॉज बाय कंज्यूमिंग फूड कंटामिनेटेड विद द बैक्टीरियम लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन हैव रिसेंटली बीन रिपोर्टेड इन US एंड कनाडा। जो US का जो यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन है वो रिपोर्ट क्या कि आउटब्रेक हैविंग द टेकन प्लेस अक्रॉस 12 स्टेट में फैल चुका है। सो फॉर 28 पीपल हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड और फॉर हुम 2 हैव डेड, जिसमें 2 लोगों का डेथ हो चुका है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज लिस्टेरिया एंड व्हाट इज लिस्टेरियोसिस। लिस्टेरिया क्या है, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है, सॉइल में, वेजिटेशन में, वाटर में, सीवेज में, एनिमल और ह्यूमन फीसेस में, ठीक है। हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स के जो फीसेस हैं, जो हमारा मल है उसमें पाया जाता है, सीवेज में, पानी में, वेजिटेशन में, सॉइल में, इसमें क्या पाया जाता है, ये लिस्टीरिया बैक्टीरिया है, उसी में पाया जाता है। इट इज़ मोर लाइकली टू कंटामिनेट सर्टेन फूड्स लाइक मिल्क, है ना, दूध में ये कंटामिनेट हो सकता है, या तो जो स्प्राउट्स खाते हैं, रॉ स्प्राउट्स, सॉफ्ट चीज़ और डेली मीट्स। डेली मीट्स क्या होता है, डेली मीट्स आपको पहले तो समझा देते हैं डेली क्या होता है। डेली अभी ना एक कंपनी का नाम है, लेकिन ये कंपनी का नाम किस लिए रखा गया है, डेलिकेटेसन आइटम जो होते हैं, जिसको बोलते हैं डेलिकेट आइटम, जैसे जो फ्रोजन आइटम होता है, जो रेडी टू ईट फूड होता है, जैसे फ्रोजन मीट हो गया या स्लाइस चीज़ हो गया, सैंडविच हो गया, ब्रेड हो गया, है ना, हॉट डॉग हो गया, इट्सेट्रा, सलाद हो गया। जो ये इंडियन कल्चर में नहीं है बेसिकली, ये ज़्यादा फॉरेन कल्चर में, US का कल्चर है, जो लोग फ्रोजन चीज़ ज़्यादा खाते हैं, रेडी टू ईट वाला, है ना, उसी को डेली आइटम्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो डेली मीट क्या है कि डेली कंपनी है, और डेलिकेट आइटम जो होता है जो कि रेडी टू ईट फ्रोजन करके रखा जाता है कि आप लीजिए, गर्म करिए और खा लीजिए, तो वो सब में ज़्यादा फैलने का ये बैक्टीरिया चांसेस होता है। मोस्ट पीपल हैव इंडस्ट कंटामिनेशन, उनको क्या होता है, खाना अनपच हो जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। बोला जा रहा है कि जनरली जो है कौन से लोगों में हो जाता है, तो प्रेग्नेंट वीमेन में, और जो वनरेबल पीपल हैं जिनका एज 65 से एबव है, 65 एंड एबव, और प्रेग्नेंट वीमेन इन्फेक्शन कैन बी डेडली, उनमें डेडली हो जाता है। अभी ट्रीट कैसे किया जाता है कि इन्फेक्शन, ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ लेते एक बार कि वेन फर्स्ट डे और 2 कंज्यूमिंग द कंटामिनेटेड फूड विच कैन बी ट्रीटेड लाइक रूटीन स्टोमिक इन्फेक्शन और यूजिंग एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक ही यूज होगा। आपको क्या बताना है कि बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ का नाम बताना है, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। BPSC में बहुत पूछता है कि कौन सा डिजीज़ किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण है ना, या वायरस के कारण है, या अमीबा के कारण है। तो आपको क्या करना है, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ का नाम आपको देखना नहीं है, आपके दिमाग में जो जो याद आ रहा है कि ये बैक्टीरिया से होता है, बस वो कमेंट करना है। आप देखेंगे तो क्या होगा, फिर याद आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, बस आंख बंद करके याद करिएगा कि बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ का कितना डिजीज़ का नाम याद आ रहा है, उसको बस टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जाके आप अपना नोट्स लिखिएगा, राइट। अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में। प्लेसेस इन न्यूज़ में हम क्या देखेंगे, आज लाओस को देखेंगे कि लाओस में क्या हुआ है कि वैंग एंड जयशंकर डिस्कस टाई। वैंग कौन है, वैंग इज द चाइनीज काउंटर पार्ट। वैंग ई जो है वो चाइना के क्या है, फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो वो बोल रहे हैं क्या कि इंडिया एंड चाइना ऑन थर्सडे डिस्कस्ड कंप्लीट डिसएंगेजमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि LAC और LOC ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बताइएगा। चलिए हम दोनों का फुल फॉर्म भी बता दे रहे हैं। ये होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, ये होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमारे इंडिया जो है ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ LAC है, एक तरफ LOC है। तो आप ये बताइएगा कि LAC किस तरफ है और LOC किस तरफ है। LAC में कौन कौन सा स्टेट टच करता है, कौन कौन सा पार्ट आता है, ये भी बताइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मैप वाले सवाल पे, जिसमें हम क्या देखेंगे, लाओस को देखेंगे, ठीक है। लाओस क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एशिया का ये क्या है, एक वन ऑफ द लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये कंट्री है उसका बाउंड्री किसी भी ओशियन या वाटर बॉडी से टच नहीं करता है। अब बोलेंगे क्या यहाँ नदी नहीं होगा, तालाब नहीं होगा, झरना नहीं होगा, हाँ हो,
होगा वो बड़ा बॉर्डर ये कोई सी या ओशन नहीं है। वैसा कंट्री जिसका बॉर्डर जो है वो सी या ओशन से टच नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। तो क्या हमारा भारत देश जो है वो लैंड लॉक है? नहीं, हमारे एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ अरब है, ठीक है, अरबियन ओशन है, अरेबियन सी है। तो हमारा जो इंडिया है वो नहीं है, लाओस है, ये क्या है? एक लैंडलॉक है। अगर ये क्या है लैंडलॉक, क्या इसका जो आपको पता है लैंडलॉक है तो इसका सिर्फ और सिर्फ लैंड बाउंड्री होगा। तो वो देख लेते हैं कौन कौन सा लैंड बाउंड्री बना रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे चाइना बना रहा है, ठीक है, ये एरिया जो है आपको लाओस जो ये है, ठीक है। लाओस का कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए ट्रेड वाला जो मार्क किया हुआ है वियंटियन है ना। इसका जो हम चाइना देखेंगे, चाइना कैपिटल कहाँ है? बीजिंग, ठीक है। चाइना के बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है? वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल कहाँ है? हनोई, राइट। वियतनाम के बाद देखेंगे कंबोडिया है, कंबोडिया का कैपिटल देखेंगे क्या है? नोम फेन, है ना, नोम फेन। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये थाईलैंड है, थाईलैंड का कैपिटल कहाँ है? बैंकॉक, बैंकॉक। हर कोई किसी का ये होता है कि बैंकॉक जाएंगे घूमने, हॉलीडे मनाने, ठीक है। उसके बाद क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड के बाद क्या है? म्यांमार। म्यांमार को पहले हम क्या कहते थे? बर्मा, और इसका कैपिटल क्या है? नैपिडो। उसके बाद यही है इसका क्या है? बॉर्डर। कौन कौन सा हो गया आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये है लाओस, लाओस क्या है? ये लैंडलॉक है। इसके इस ऊपर में देखेंगे चाइना हो गया, इधर में वियतनाम हो गया, इधर में कंबोडिया, कंबोडिया का थाईलैंड, थाईलैंड के बाद म्यांमार, ठीक है। लाओस का कैपिटल कहाँ है? वियंटियन, ठीक है। वियतनाम का हनोई, चाइना का बीजिंग, म्यांमार का नैपिडो, थाईलैंड का बैंकॉक, कंबोडिया का फोम फेन, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री है, ये हो गया। अब आपको कल ही यहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार हो गया हमारा, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, ये गल्फ ऑफ टोंकिन हो गया। ये जो हैनन है वो किसका पार्ट है? चाइना का आइलैंड है ना। और आपको चलिए यहाँ पे ये जो पार्सल आइलैंड है, जो कौन इसको पार्सल किया है, आपको ये बताना है कि ये किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है। और आपको हम स्पार्टी आइलैंड के बारे में बताए थे। आपको क्या बताना है? पार्सल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड, ये दोनों जो है। चलिए हम पार्सल आइलैंड के बारे में बता दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो भी इसका नेबर है वही लड़ाई करेगा कि हमारा है, हमारा है। तो कौन कौन सा है? चाइना है, वियतनाम है, और ये जो ताइवान है ये भी इस पर बोलता है कि ये मेरा पार्ट है। कौन कौन सा? चाइना, ये वियतनाम हो गया, इसका तो बनता है भाई कि मेरे पास में है, लेकिन ये ताइवान बोलता है कि ये मेरा पार्ट है। अब उसमें स्पार्टली में भी ये तीनों है, लेकिन दो जगह और है, दो कंट्री जो बोलता है ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है। आपको हिंट भी दे दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्पार्टली आइलैंड पे कौन कौन सा कंट्री है जो अपना अधिकार जताता है, ये डिस्प्यूटेड किस किस कंट्री के बीच में है, ठीक है। आपको हम फिर क्या बताए थे, ठीक है। आज का डिस्कशन यही खत्म होता है। आपको हम क्या बोले थे कि हम रिवर शुरू करने वाले हैं, तो कल से हम रिवर गंगा से शुरू करेंगे। गंगा मैया का नाम लेके हम अपना रिवर सिस्टम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कल गंगा का जेनेसिस से लेके वो कहाँ तक गिरती है, उसका जितना भी डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर जिस तरह का आप लोगों का ये देखेंगे इंटरेस्ट, अगर आपका अच्छा इंटरेस्ट रहेगा तो हम आगे सारा भी नदियाँ रोज़ एक एक करके उसका जितना भी ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, रिवर का ब्रांच है ना, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।